नमस्ते, मैं डॉक्टर अखिलेश अग्रवाल, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आपको NABH स्टैंडर्ड की श्रृंखला की दूसरी वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगा जो हमारा NABH स्टैंडर्ड है नेचुरोपैथी एंड योगा के, उसका पहला चैप्टर है असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। इसका जो सेकेंड स्टैंडर्ड है AAC2, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ वेल डिफाइंड रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। ये जो हमारा स्टैंडर्ड है इसके अंदर 7 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो कि मैं वन बाय वन रीड कर रहा हूँ। द डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एडमिटिंग पेशेंट्स। सेकेंड, द डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेस आउट पेशेंट, इन पेशेंट एंड एमरजेंसी पेशेंट। ए थर्ड नंबर, ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज जनरेटेड एट द एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन। Fourth one, the patient are accepted only if the organization can provide the required services. Fifth one, the documented policies and procedures also address managing patient during non-availability of beds. Sixth one, the staff is aware of these processes. Seventh one, maintain a bed occupancy with monthly conclusion of occupancy. ये हमारे 7 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं इस AAC2 के अंदर। इनको हम डिटेल में जानते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर यूज्ड फॉर रजिस्टरिंग एंड एडमिटिंग पेशेंट। तो हर एक SCO जो हॉस्पिटल या क्लिनिक जो भी है, उसको एक वेल डिफाइंड पॉलिसी बनानी है कि पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल के अंदर तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो पेशेंट आएगा, जनरली हमारा जो इंक्वायरी काउंटर है उस पर आएगा, वो गाइड करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी स्टेप फॉलो करना है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर कंसल्टेशन होगा। डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर कुछ टेस्ट वगैरह लिखेंगे तो लैब में जाना है, लैब के टेस्ट होंगे। फिर उन टेस्ट को वापस रिपोर्ट लेके डॉक्टर से मिलना है, तो डॉक्टर फिर डिसाइड करेंगे एडमिट करना है या OPD में ट्रीटमेंट करना है। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं, इन सब स्टेप्स को हमें रिटर्न पॉलिसी बनानी है, स्टेप बाय स्टेप उसको डॉक्यूमेंटेड रखना है और पेशेंट को पहले से ही अवेयर कर देना है कि ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। हमारे हॉस्पिटल में ये एक प्रोसीजर है आपका ट्रीटमेंट का। सेकेंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेस आउट पेशेंट, इन पेशेंट एंड एमरजेंसी पेशेंट। तो 3 ही कैटेगरी के पेशेंट्स हैं, या तो OPD में ट्रीटमेंट लेंगे या IPD में ट्रीटमेंट लेंगे या फिर एमरजेंसी में हो पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आता है। चौथी कैटेगरी है डे केयर। तो डे केयर को हम इन पेशेंट्स में ही काउंट कर लेते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको पहले से ये पॉलिसी बना के हमारी रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए कि पेशेंट को ये स्टेप फॉलो करने हैं। तो जैसा पहले वाले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में बताया कि पेशेंट आए, रजिस्ट्रेशन इंक्वायरी काउंटर पे, इंक्वायरी काउंटर ने उसको सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद रजिस्ट्रेशन काउंटर पे भेज दिया, या बहुत सारे हॉस्पिटल में दोनों एक ही होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पहले उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्टर कंसल्टेशन, फिर लैब टेस्ट, फिर रिकंसल्टेशन, फिर बाकी का प्रोसीजर। या अगर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है तो डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद सीधे पेशेंट का ट्रीटमेंट लिख दिया गया, वो वापस रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आया, उसमें उसका पेमेंट सबमिट करने के बाद उसको रीडायरेक्ट किया गया कि आप जाकर अपना ट्रीटमेंट ले लीजिए। तो ये सारे प्रोसीजर्स जो भी हैं, इन पेशेंट्स के लिए भी, आउट पेशेंट्स के लिए भी, इमरजेंसी पेशेंट के लिए भी, डे के पेशेंट्स के लिए, सबके लिए डॉक्यूमेंटेड इनका फ्लो चार्ट बना होना चाहिए, पॉलिसी बनी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज जनरेटेड एट द एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो हर एक हॉस्पिटल को ये प्रोसीजर फॉलो करना है, चाहे वो NABH एक्रेडिटेशन ले या ना ले। पेशेंट को पहचानने का एक ही तरीका है कि उसको एक यूनिक कोड दे दिया जाए, ठीक है। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन के बाद एक यूनिक कोड उस हॉस्पिटल का जनरेट होना चाहिए, जो हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग उस पेशेंट का ही रहेगा, वो पर्सनल है। जैसे हमारा आधार नंबर है वो हमारा ही है, ऐसे ही एक हेल्थ नंबर होगा उस हॉस्पिटल का, वो उस पेशेंट का ही रहेगा। तो उसमें 2-3 आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको पहचानने के लिए 2-3 आइडेंटिटी डाल दीजिए। आधार कार्ड से ट्रेस कर सकते हैं उसको, आप मोबाइल नंबर से ट्रेस कर सकते हैं, नेम एंड फादर नेम से ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ उसको ट्रेस करने के लिए आइडेंटिटी बनानी है। तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एक हॉस्पिटल का अपना अलग अलग सिस्टम हो सकता है।
लाइफ लॉन्ग ये नंबर सेम ही रहेगा। जब भी पेशेंट आएगा, सपोज आज उसने एक बार विजिट करी, फिर 1 साल के बाद विजिट करी, फिर उसने 5 साल के बाद विजिट की, या फिर उसने 20 साल के बाद विजिट की, तो हमेशा यही एक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसका चलता रहेगा। तो इसी आइडेंटिफिकेशन नंबर से उसकी पुरानी फाइलें, पुराना रिकॉर्ड जो है, मेडिकल रिकॉर्ड है, उसे निकाल कर हम कंटिन्यूटी में आगे उसका कंसल्टेशन या जो भी ट्रीटमेंट है उसको कंटिन्यू करेंगे। देन चौथा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, पेशेंट्स आर एक्सेप्टेड ओनली इफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सर्विसेज। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम किसी पेशेंट को सर्विसेज नहीं दे सकते हैं, सपोज उस पेशेंट की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है और हमारे पास वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो हमें वो पेशेंट एडमिट नहीं करना है। ना ओपीडी में लेना है, ना आईपीडी में लेना है, ना इमरजेंसी में लेना है, ना डे केयर में लेना है। ठीक है, हमारे जो हमने इंक्लूजन क्राइटेरिया सेट किया है, या एज का जो क्राइटेरिया सेट किया है, या जो हमने सर्विसेज डिस्प्ले करी हैं, वो सर्विसेज हमारे यहाँ हमारे एससीओ में होती हैं, क्लिनिक या हॉस्पिटल में होती हैं। हमें उसी से रिलेटेड पेशेंट को अपने यहाँ एंटरटेन करना है, उसको लेना है। देन फिफ्थ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, द डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑल्सो एड्रेस मैनेजिंग पेशेंट ड्यूरिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट्स के बेड बिल्कुल फुल होते हैं। सपोज हमारे हॉस्पिटल की कैपेसिटी 20 बेड है, 50 बेड है, या 100 बेड, और इससे भी ज़्यादा है, और हमारे सारे बेड्स फुल हैं, और फिर भी हमारे पास आईपीडी के लिए पेशेंट्स आ गए। तो ऐसी स्थिति में हम उन पेशेंट को डिनाई भी नहीं करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे पेशेंट का। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्टर कंसल्टेशन करेंगे, और डॉक्टर कंसल्टेशन करने के बाद हम ऐसे कुछ हॉस्पिटल आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारी जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम उनको उस हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देंगे विद नोट दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड अ बेड एज बिकॉज ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी। तो हमारे बेड्स फुल हैं और हम उनको बेड नहीं दे सकते, इसलिए आपके लिए रेफ़र किया है। ऐसे एक नोट के संग हम उनको रेफ़र कर देंगे। डॉक्टर कंसल्टेशन मस्ट है, डॉक्टर को डिसाइड करना है कि पेशेंट को हमें रेफ़र करना है, या कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि पेशेंट जैसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हम पेशेंट्स को 2-3 दिन वेट करा सकते हैं। उनको तब तक हम ओपीडी में ट्रीटमेंट करके फिर उनको आईपीडी में ले सकते हैं। तो 2-3 दिन का वेटिंग पीरियड अगर हो सकता है, पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, जनरली नेचुरोपैथी में हो सकता है, तो हम उनको ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड की पॉलिसी पूरी बनानी है। यदि पेशेंट्स ऐसा है जो 2-3 दिन वेट कर सकता है, या कुछ पीरियड्स के लिए, एक सर्टेन पीरियड के लिए वेट कर सकता है, तो हम उसको होल्ड पे रखकर फिर उसका ओपीडी में ट्रीटमेंट करके बाद में आईपीडी में उसको एडमिट कर लेंगे। या कंडीशन ऐसी है कि इमरजेंसी में उसको एडमिट करना ही है, तो हम उसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगे। ये एक डिटेल्ड पॉलिसी बननी चाहिए कि हम क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, और ये जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उन सभी को ये डिटेल में पता होना चाहिए कि हमारी ये पॉलिसी है। 6th ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, द स्टाफ इज़ अवेयर ऑफ दिस प्रोसेसेस। तो हमारा जो स्टाफ है, जो रजिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, जो एडमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, एक डॉक्टर्स की टीम है और लैब टेक्नीशियन है, तो ये सब जितना भी हॉस्पिटल का स्टाफ है, इन सभी को ये जो हमारा हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, या ओपीडी का जो प्रोसेस है, इस सब के बारे में अवेयर होना चाहिए स्टाफ। नॉन अवेलेबिलिटी के केस में हमें कैसे पेशेंट को गाइड करना है, वो सब सारा प्रोसीजर हमारे सभी स्टाफ्स को पता होना चाहिए। मेन उन लोगों को पता होना चाहिए जो डायरेक्टली इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। तो ये आपको ब्रीफिंग रेगुलर बेसिस पे देनी है, और जब आप स्टाफ अपॉइंट करते हैं उस समय तो उसको सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, बट टाइम टू टाइम आपको उससे पूछना भी है कि वो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इसका एक रिकॉर्ड बनाना है कि आपके पास ऐसे कितने चांसेस हो रहे हैं कि आपके पास बेड्स की नॉन अवेलेबिलिटी है। 7th ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट डेली रिकॉर्ड ऑफ बेड ऑक्यूपेंसी विद मंथली कंक्लूजन ऑफ ऑक्यूपेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास डेली कितने पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, और उस सब का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है एक जगह पर, और मंथ के एंड में टोटल कितने पेशेंट्स आपके एडमिट हुए
वो आपको इसका कंक्लूजन निकालना है। तो सपोज आज एक पेशेंट एडमिट हुआ 10 दिन के लिए, कल 2 पेशेंट एडमिट हुए 5-5 दिन के लिए, तो नेक्स्ट डे पे 3 पेशेंट हो गए आपके पास, तो बेड ऑक्यूपेंसी आपकी 3 हुई, तो ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो न्यू पेशेंट एडमिशन कितने हुए वो, और टोटल उस दिन कितने बेड ऑक्यूपाइड हैं वो, टोटल फिर मंथ के एंड में आपका कंक्लूजन होगा कितने नए पेशेंट एडमिट हुए इस मंथ में, एंड कितनी बेड ऑक्यूपेंसी आपकी डेली रही, डेली कितनी नाइट्स में पेशेंट आपके पास स्टे किए हैं, कितने पेशेंट्स डेली बेसिस पर डिस्चार्ज हुए हैं। तो ये सब डाटा आप जब निकालेंगे आप उसको एक रिसर्च की तरह प्रेजेंट भी कर सकते हैं, और आप अपने रेफरेंस के लिए कि हमारे पास कितना इनपुट और आउटपुट हो रहा है ये आपको पता चलेगा। तो आप अपनी डेली के जो आपका सर्विसेज हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन रख सकते हैं, और उसका आउटकम निकालकर अपने आप को आपको स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं आपको कि आगे क्या करना है अपनी प्रोग्रेस के लिए। तो आशा करता हूँ कि मैंने ये जो 7 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो कि AAC 2 के अंडर में आते हैं आपको एक्सप्लेन किए, आपको समझ में आए होंगे, और आपको इसको अपने हॉस्पिटल के डेली प्रोसेस में, अपने डेली वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कुछ चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको वो चीज़ इनकॉर्पोरेट करके NABH के स्टैंडर्ड का और अच्छे से वीडियोस बना सकूँगा। धन्यवाद, आपका दिन बहुत शुभ हो।